वेलकम स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट हम 2 चैप्टर कवर अप कर चुके हैं। एक टॉपिक बच रहा है हमारा, ठीक है, चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर। तो हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, वो हमारी एक्सरसाइज है चैप्टर फर्स्ट। तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट। और यहाँ मैं पहले क्वेश्चन रीड करूंगा, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और फिर उसका सोल्यूशन की बात करेंगे। तो ये एक्सरसाइज की 1.1 प्रॉब्लम है, ठीक है। और क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर हैविंग द चार्जेस of 2 into 10 की पावर -7 कूलम and 3 into 10 की पावर -2 कूलम placed 30 सेंटीमीटर apart in air। यानी कि दो चार्जेस हैं Q1, ये आपका 2 into 10 की पावर -7 कूलम, और Q2 है आपका 3 into 10 की पावर -7 कूलम। जो मीडियम है वो एयर है, ठीक है। जो डिस्टेंस है r वो 30 सेंटीमीटर है। तो इसको सबसे पहले आप मीटर में कर लीजिए, 30 into 10 की पावर -2 मीटर। क्लियर। क्वेश्चन आपसे राइज किया उसने, व्हाट इज द फोर्स। फोर्स निकालनी है, सिंपल सा फॉर्मूला, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी कि 2 into 10 की पावर -7, 3 into 10 की पावर -7 अपॉन r स्क्वायर, 30 into 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो F सभी जानते हैं इसकी वैल्यू, 9 into 10 की पावर 9, क्लियर, 6, 14, नीचे वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे 9, ठीक है, 900 आ गया इंटू 10 की पावर -4। पावर को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9 से 9 कैंसिल आउट, 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -14 इंटू 6, 100 और 10 की करेंगे 10 की पावर -2। क्लियर। तो यहाँ पर अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए पावर को, तो कितना आएगा, ऊपर ले जाइए, तो ये होगा 6 इंटू 10 टू दी पावर, ऊपर जाएगी 2 पावर प्लस हो जाएगी, 9 2 11, ठीक है, 10 की पावर 11 -14, तो 6 इंटू 10 की पावर -3, क्लियर, न्यूटन। तो ये 1.1 प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब बात करते हैं 1.2। ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू द अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ द चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, और व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। यानी कि इस बार क्या पूछा है, इस बार उसने डिस्टेंस पूछा है और दो चार्जेस दे रखे हैं। Q1 है 0.4 माइक्रोकूलम, Q2 है -0.8 माइक्रोकूलम, क्लियर। और जो फोर्स इनके बीच में लग रही है वो है आपकी 0.2 न्यूटन, क्लियर। और इसके बाद इससे जो पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। पहले तो फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस पूछा, यानी कि r कैलकुलेट करना, क्लियर। तो सबसे पहले r कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो r की वैल्यू होगी, तो अगर हम फॉर्मूला बनाए तो जनरली फॉर्मूला लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से r स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन f, क्लियर। वैल्यूज 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 0.4। अब देखिए इसको आप कूलम में लिख सकते हैं, 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। इसी तरीके से -0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, क्लियर। तो प्लस माइनस का फोर्स पर आप माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहां से तो 0.4 हो गया, 0.4 इंटू 0.8 और माइनस यहाँ आ गया आपका, और 10 की पावर -12, क्लियर। हमने ऐड कर दी पावर दोनों। नीचे आपका फोर्स कितना दे रखा है, 0.2 न्यूटन। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, -9 8 32 3.2 सॉरी 0.32 इंटू 10 की पावर 12 है, तो -3 आ जाएगा, ठीक है।
0.2, तो पॉइंट अगर आप देखें इसकी पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा 3.2 पॉइंट और 1.6, तो -9 इंटू 1.6 इससे, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻³ और सिंप्लीफाई करेंगे 4 144 तो 54 4 5 9 14 10 और ये हो गया 3 और सिंप्लीफाई करें -1.44 इंटू 10⁻, एक पावर और एडजस्ट कर लो -2। तो अब ध्यान से देखो कि यहां पर या अगर दो पावर और एडजस्ट कर लेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 144 लिख लेते हैं 10⁻, ठीक है, तो यहां पर 10⁻ हो गया -4 न्यूटन, सॉरी मीटर, क्योंकि ये r² की वैल्यू है। अगर r² की वैल्यू है तो r² की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस को छोड़ दीजिए 144, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं, 10⁻⁻4 मीटर। माइनस केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो r कैलकुलेट करेंगे, r √144 10⁻⁻4, इट मीन्स 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर हो गई बात। तो ये डिस्टेंस है आपकी और फोर्स अट्रैक्टिव। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है सेकंड पार्ट में, ये ए पार्ट है इसका, बी पार्ट क्या है, देखिए बी पार्ट में इसने कहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, सेकंड पे फर्स्ट की वजह से। दो आप कूलॉम्स का फोर्स जानते हैं, चाहे आप F12 कहें या F21 कहें, दोनों इक्वल होती, क्लियर, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमें क्या निकालना, सिंपल सी फोर्स निकालिए, जब डिस्टेंस निकालिए तो F = 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 r²। F = 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 की वैल्यू आपको ऊपर लिखी हुई है 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10⁻12 डिवाइड बाय r की वैल्यू क्या है 12 इंटू, सॉरी क्योंकि r² की वैल्यू डायरेक्ट कर सकते हैं, 144 इंटू 10⁻⁻4। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो 9 32 और ये 10⁻9, इसकी दो पावर एडजस्ट हो जाएंगी तो ये इंटू 10⁻14 हो जाएगा, ठीक है, और 144 इंटू 10⁻4। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, तो जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 9 इंटू 32 इंटू 10⁻, 4 पावर ऊपर जाएगी 10 बचेगी, 9 चली जाएगी तो सिर्फ केवल 10⁻⁻1 रह गया, ठीक है, और नीचे रह गया 144। तो अगर आप देखें इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो सकता है, जितना भी हो सकता है उतना कर लीजिए, ये 16 हो गया, तो ठीक है, 9 यूनिट जा 8 हो जाए, ठीक है। तो जो वैल्यू आई आपकी वो 2 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन। क्लियर। इसका मतलब कितना हुआ, इसका मतलब हुआ 0.2 न्यूटन। क्लियर, ठीक है। और वैसे भी ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो हमने एक्स्ट्रा कर दिया क्योंकि उसने पहले ही दे रखा है F = 0.2 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में जो फोर्सेस लग रही है, अभी मैंने बताया F12 = F21, तो डेफिनेट सी बात है कि जो फोर्स लग रही है एक दूसरे के इक्वल अपोजिट लग रही है, तो 0.2 न्यूटन ही सेकंड उनके बीच में फोर्स है। वैसे भी हमने कैलकुलेट भी कर दिया, वेरीफाई भी हो गया। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए प्रॉब्लम है 1.3। चेक दैट द फोर्स रेशियो K²/GME/MP/dimension. Let's look of the table physical constant and determine the value of the ratio. What does the ratio signify? अब इसने क्या कहा, इसने कहा कुछ सिग्निफिकेशन दिया हुआ है। इसने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल चेक दैट द रेशियो Ke²/GME/MP, ये कोई रेशो है, इसको प्रूव करना कि डायमेंशन लेस है।
व्हाट इज द रेशियो सिग्निफाई। अब प्लस एक तो इसको बताना है कि डायमेंशनलेस है, पहला क्वेश्चन, इट इज डायमेंशनलेस, ठीक। सेकेंड इसने क्या कहा है, उसने कहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू, यानी कि फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और थर्ड पार्ट क्या कहा है उसने कि किस क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है, मतलब यूनिट के हिसाब से जब हम उसको देखेंगे तो यूनिट लेस क्वांटिटी है तो वैल्यू तो डायमेंशन लेस है। और ये किसको डिफाइन कर रहा है, डिफाइन तो पहली बात तो क्या है, ये एक रेशो है, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी तो इसके अंदर एग्जिस्ट करनी नहीं, दो चीजों का रेशो एग्जिस्ट करेगा। यही इसने तीसरा क्वेश्चन उसमें पूछा है, व्हाट डज द रेशो सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो सिग्निफिकेशन बताना है इसका। तीन क्वेश्चन है, रेशो सिग्निफिकेशन, सिग्निफिकेशन बताना है रेशो का, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब यहां पर सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं। के की अगर हम बात करें तो 1 अपॉन के, अगर फोर्स की बात करोगे तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि Q1 Q2 एक ही बात है। तो यहां पर हम, क्योंकि उसको हमें केवल डायमेंशन से मतलब है, डायमेंशनली प्रूव करना है, तो हमें Q1 Q2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो के आया आपका, के आया न्यूटन, फोर्स की बात है, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, क्लियर। तो ये वाली वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें, ये वाली वैल्यू वहां पर पुट कर दें और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लें, तो वैल्यू हमने यहां पुट कर दी। के की वैल्यू क्या है, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, क्लियर। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, तो इसको भी इसी तरीके से वेरीफाई करें। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एफ जी इज इक्वल टू, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से जी की एक्सप्रेशन आ गया एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, m1 m2 इक्वल मान ली क्योंकि हम इसको सिग्निफाई करें। तो यहां क्या हुआ, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर एम ई एम पी, इस वैल्यू को पुट कर दें तो क्या होगा, एम स्क्वायर अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर, देखिए कैंसिल आउट, ई चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो सबकी डायमेंशन देख लो कैंसिल आउट हो गई, तो प्रूव हो गया क्या है ये, डायमेंशनलेस, नो डायमेंशन, ठीक, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। फाइंड द वैल्यू, अब वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर k की वैल्यू, k की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9, क्लियर। e क्या है, चार्ज है, तो चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर, क्लियर, डिवाइड बाय g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, क्लियर। मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 और प्रोटॉन का मास 6.6 के नियर अबाउट 1.67 के 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं केवल पावर को एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड आई, तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 9, ठीक है। और अगर पावर को देखें 38 तो -38 तो वहां आ रही है, तो 10 की पावर -38 प्लस 9, क्लियर, डिवाइड 9.1 इंटू 6.67 इंटू 1.67, क्लियर। और पावर को अगर एडजस्ट करेंगे तो 10 की पावर 7 और 1 8 और 1 9, ठीक, 3 2 5 और 1 6 -69, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करिए, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 9 इंटू 10 की पावर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगी आपकी 9
ठीक है, और 29 माइनस 29 और प्लस 69, नीचे वैल्यू होगी 9.1 इंटू 1.67 इंटू 6.67। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप ये कट आउट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है तो इसमें हम राउंड ऑफ में चले जाते हैं। ये होगा 1.6 इंटू 9, इसी तरीके से इस 9 को इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो वैल्यू 1.6 और नीचे वाली 6.67 इंटू 10 की पावर आप एडजस्ट कर लीजिए 0, ठीक है, और 6 में से 2 गया 4, तो ऑलमोस्ट आपके पास ये वैल्यू आ रही है। अगर और सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कितना जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है, नहीं तो यहीं तक आप राउंड ऑफ छोड़ सकते हैं, ठीक है। मैं आगे नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, बस आपको पता होना चाहिए। अब रेशो सिग्निफिकेशन क्या है, देखिए रेशो सिग्निफिकेशन क्या कह रहा है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये दो फोर्सेस को कंपेयर कर रहा है, बेसिकली दो फोर्सेस को कंपेयर कर रहा है, ग्रेविटेशनल और कूलोम फोर्स को, ठीक है। तो कूलोम और ग्रेविटेशनल फोर्स को किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल और कूलोम फोर्स के रेशो को कंपेयर कर रहा है, क्लियर। तो मैं तो आप देख सकते हैं भाई Fe अपॉन Fm, Fe क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्लियर। यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं K, यहां G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, क्लियर। देखिए तो साफ फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी कि ये Fe और Fm के ई स्क्वायर कह सकते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज और उनके बीच उनका जो मास, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहा है। तो क्योंकि चार्ज तो दोनों पे ही सेम होता है, तो इसलिए उसने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों के लिए ई कंपेयर कर लिया। हाँ, मासेस अलग होते हैं तो उसने मास सेपरेट लिखा, तो G M P, क्लियर। और जैसा कि हम जानते भी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के 10 की पावर 40 टाइम एक्स्ट्रा ज्यादा होती है। तो ये दो फोर्सेस के रेशो को हम सिग्निफाई कर रहा है। तो तीनों के आंसर हो गए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.4। ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज। देखिए ये पहले भी हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट में पढ़ा चुके हैं, हम कह चुके हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज प्लस माइनस NE, यानी कि जहां भी आपको चार्ज मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल मिलेगा, कभी भी चार्ज इलेक्ट्रॉन का फ्रिक्शनल नहीं मिलेगा। तो दिस इज मेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल ऑफ चार्ज। देखिए वो कह रहा है कि अगर हम इसको लार्ज स्केल पर डील करते हैं तो हम इसको क्वांटाइजेशन की कंडीशन को क्यों नहीं अप्लाई करते, चार्ज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्यों अप्लाई करते हैं। तो देखिए जब आप इसको लार्ज लेवल पे रेक्टिफाई करते हो तो फिर वहां पर बल्क में इलेक्ट्रॉन की कलेक्टिविटी होती है, वहां कोई एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कशन नहीं होता। जैसे किसी भी कंडक्टर के सरफेस की बात अगर हम करें तो हम एक अगर पॉइंट लगाते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ बिलियन ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन तो छोड़िए, बहुत सारे एटम एग्जिस्ट करते हैं, नंबर ऑफ 10 की पावर आई थिंक 1000 या इसके आसपास से भी ज्यादा यहाँ पर एक पॉइंट डॉट के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन एटम एग्जिस्ट करते हैं। तो जब एटम एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हम केवल एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं या दो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे, हम बल्क में इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। अब वो डिजिट नंबर कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम उस छोटे से छोटे नंबर को सिग्निफाई नहीं कर पाते। और क्लासिकल और क्वांटम में यही बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि जब हम एटम लेवल पे डील करते हैं, मॉलिक्यूल लेवल पे डील करते हैं, तो हमारे लिए
उसकी माइनर चीज को ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम एक अप्रोक्सीमेशन में काम करते हैं। तो ये एक तरीके से उसके कंटिन्यूअस रिजल्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। हो सकता है कि बीच में गैप है, यहां नहीं है, लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं तो हम उस मटेरियल में प्रेजेंस होने वाले एटम के ऊपर बात करते हैं, और एटम के ऊपर की डिस्कशन करते हैं, ना कि पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्टिवली, ना कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रेस्पेक्टिवली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है 1.5। और वैसे भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन को इंडिविजुअल डील करना या उसके चार्ज को डील करना, इसीलिए हम मटेरियल वाइज बात करते हैं, इतना अमाउंट बात करते हैं। तो अमाउंट बात करते हैं तो उसमें बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, तो उसी को हम एक तरीके से कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं। 1.5 देखिए 1.5 क्या कह रहा है कि व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, charge appear on the both. A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. देखिए सिंपल सी बात है, वो ग्लास रोड की बात कर रहा है, ये ग्लास रोड है और ये सिल्क है, कोई सिल्क का मटेरियल है। वो कहते हैं कि जब हम ग्लास रोड को सिल्क पे रब करते हैं तो क्या होता है कि ग्लास रोड जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है, और ये जो सिल्क है इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ ट्रांसफर हो गए। जब इलेक्ट्रॉन इससे इस तरफ ट्रांसफर हो, उससे पहले इनिशियल स्टेज में हम बात करें तो इनिशियल स्टेज में ये भी न्यूट्रल था और न्यूट्रल था। अब न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं है कि इस पे चार्ज नहीं है, हाँ न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि इसका नेट चार्ज 0 है, इस पे प्लस चार्ज भी है माइनस चार्ज भी है, एटम है, एटम न्यूट्रल है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, बट उसका नेट चार्ज क्या है, 0 है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां हैं उतने ही नंबर प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? सिमिलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहां भी वही बात है। लेकिन जब हम इसको रब कर रहे हैं इस पे, तो इससे क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे आया उतने ही लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, यहां पर कमी हुई, और जो इलेक्ट्रॉन यहां कम हुए वही इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए। क्लियर? तो टोटल चार्ज क्या रहा, कंजर्व रहा। भाई इलेक्ट्रॉन ना तो क्रिएटर डिस्ट्रॉयड है, यहां पहले भी प्रेजेंट थे बाद में भी प्रेजेंट है, बस क्या हुआ, शिफ्टिंग हुई है, तो जितने यहां कम हुए उतने यहां पर एक्सेस में हो गए। उसका मतलब क्या है, चार्ज क्या है, कंजर्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं। ठीक है, यही कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है, और वो बता ही दिया कौन कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, डेवलप